Okay, settle down quickly. Why is there a gap here? Please fix the gap. Okay, welcome back from the vacations and welcome to the new ones. Okay, online students, can I get a thumbs up on whether you can hear me or not? Dave, Kaviraj, Murtaza, Amar, am I audible to everybody? Okay, okay, all right, all right. Settle down quickly, everybody. Online students, you must have received a PDF. Offline students, those who have enrolled, they must be ready with the textbook page number 77, chapter number 11.
एंड दोज हु हैव जस्ट ज्वाइंड, जिनका पहला दिन है, जो ट्रायल्स के लिए आए हैं, उनको एक पैम्पलेट मिला होगा, वर्कशीट टाइप मिला होगा, वो वही चैप्टर है, वो रेडी रखो अपने पास. अलॉन्ग विद द पैम्पलेट एक पेन या पेंसिल भी साथ में रखो, सो दैट यू कैन कीप ऑन एनोटेटिंग, नोट्स बनाते रहो साथ साथ. ओके ओके. सो बिफोर दी वेकेशंस जिन लोगों ने एनरोल किया था, बहुत सही काम किया था. अभी जो एनरोल कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा, बिकॉज वी डन वन होल पार्ट ऑफ वीए. वीए इज बेसिकली वर्बल एबिलिटी, जो एंट्रेंस एग्जाम में आता है. एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली चार चीजें पूछी जाती है अलग अलग सेक्शंस में. वर्बल एबिलिटीज, इंग्लिश ग्रामर प्लस अदर थिंग्स मैं अभी बताऊंगी. बाकी का क्यू एंड एल आर यू पीपल नो. क्यू इज मैथ्स एंड एल आर इज लॉजिकल रीजनिंग. अभी वीए की अगर बात करें तो वीए में along with grammar you have to solve RC which is reading comprehension. उसके अलावा you get vocabulary. उसके अलावा you get VR which is called verbal reasoning. ये चार कंपोनेंट्स के बेस पे, ये चार टॉपिक्स के बेस पे यू गेट टू आस्क क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. नाउ व्हाट वी डू इन द क्लास, आई एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट. आफ्टर द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यू गेट टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट टॉपिक. ठीक है. कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द ग्रामर टॉपिक्स यू ऑलरेडी नो, क्योंकि स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. ऑन रेगुलर बेसिस स्कूल में अगर नहीं सिखाते तो एटलीस्ट ऑन डेली बेसिस किसी एग्जाम में क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन आ गया, या फिर कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव नोन दी टॉपिक. ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, टेंसेस आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है. प्लीज सेटल डाउन वेरी क्विकली. एसवीए, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, 7-8 जितने भी होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब्स, एवरीथिंग, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, इंटरजेक्शंस. ठीक है. उसके अलावा आर्टिकल्स, उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव्स, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं. नरेशंस, वॉइस नरेशंस इज रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. तो ये मैंने ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स बोले, ये सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं आते. हाउएवर अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वेकेशन से पहले, हमने सिर्फ टॉपिक वाइज किया है, इंडिविजुअल टॉपिक्स किए हैं, उसके एक्सरसाइजेस इंडिविजुअली टॉपिक वाइज किए. नाउ आफ्टर वी फिनिश द होल थिंग, हम कंबाइंड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. मतलब सारे टॉपिक्स का मिला के इट्स लाइक अ क्लोज टेस्ट. ठीक है. तो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जरूरी नहीं है कि वो टेंस बेस्ड हो, सारे टेंस बेस्ड हो. अगर इफ देयर इज एन एक्सरसाइज ऑफ 20 क्वेश्चंस, तो उसमें से रैंडमली सीक्वेंस्ड क्वेश्चंस होंगे. पहला क्वेश्चन टेंस बेस्ड होगा, सेकंड क्वेश्चन नाउन बेस्ड होगा, थर्ड क्वेश्चन एसवीए बेस्ड होगा. इट कैन बी रैंडम. ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन्फॉर्म्ड विद द रूल्स ऑफ ऑल दी टॉपिक्स. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंसेस के रूल्स होते हैं, देयर आर टोटल 12 टेंसेस. 12 टेंसेस में से अगर हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब आता है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा वी कैन इजीली सॉल्व दैट. हमें रट्टा नहीं मारना. वी हैव टू अंडरस्टैंड द टिप्स एंड ट्रिक्स, कौन सी टेक्निक से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमें रूल्स पता होंगे, तो हम बिना सोचे, द रूल्स विल बी ऑन आवर माइंड, तो हम फटाफट 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. 2 सेकंड तो एग्जैजरेट कर दिया मैंने, बट 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए. ठीक है. नाउ ग्रामर विव डन, जितने भी टॉपिक्स मैंने बोले वो सारे ग्रामर के टॉपिक्स हो चुके हैं. यू पीपल कैन गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स आफ्टर योर फाइनल एनरोलमेंट. अगर पेमेंट वगैरह सब हो गया है तो एक्सेस मिल जाएगा. रिकॉर्डिंग का पूछ लेना, दुर्गेश सर दे देंगे. ठीक है. Now today we are going to start with VR. VR is verbal reasoning. Verbal reasoning is a combination of English language competency plus logical reasoning. So logical reasoning में basically arrangement type के, pattern type के questions आते, तो उसमें जो logic या analysis use करते हो तुम लोग, वही सेम चीज
ग्रामर या फिर लैंग्वेज को कंबाइन करके क्वेश्चंस आते हैं. वन ऑफ द टॉपिक्स इज जम्बल्ड पैराग्राफ्स. इसको हम पैराजम्बल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना, बोथ आर सेम. ठीक है. तो पैराजम्बल्स में बेसिकली क्या होता है, यू रिमेम्बर स्कूल में जम्बल्ड सेंटेंसेस हुआ करते थे. अभी तो आई थिंक नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं आते ना, स्कूल एग्जाम्स में नहीं आते, राइट? तो पहले हुआ करते थे. सेम चीज हम पैराग्राफ फॉर्म में करेंगे. कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम में सेंटेंस वाला भी आता है, कुछ कुछ एग्जाम्स में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इनफैक्ट जम्बल्ड पैराग्राफ्स आते हैं. यू आर टू अर्ली, सेटल डाउन वेरी क्विकली. ठीक है. तो जम्बल्ड पैराग्राफ्स में क्या होता है कि एक पैसेज होता है, छोटा सा पैराग्राफ होता है. पैराग्राफ में 4 सेंटेंस हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 होंगे बेसिकली. और वो किसी भी ऑर्डर में होंगे. यू हैव टू सीक्वेंस दैट. सही ऑर्डर में सीक्वेंस करना है. और हम किस तरह उसको सही ऑर्डर में करेंगे, उसके लिए देयर आर सम रूल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डूज एंड नोट्स. वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व, देन वी हैव एक्सरसाइजेस. इसके पीछे वो हम सॉल्व करेंगे. आर वी क्लियर? अभी तक किसी को कोई क्वेरी? नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी तक समझ आया मैंने जो भी बोला? देव, कविराज, मुर्तजा, अमार. अच्छा, ऑनलाइन में हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? आई थिंक मुर्तजा, you are here for the first time. Can you introduce yourself? Yeah, I'm joining for the first time. I'm not in India right now, but Can you be in a a few little months louder? I'll be. Hello, Yeah, can you I can hear can you you. hear me? Yeah. I am Murtaza. I am from Surat, but I'm not in India right now, and this is my Okay. first English class with you. I attended the class on Saturday, I think. Okay, all right. So you'll be coming back to Surat when? Um, Hopefully in a few months. Okay. So Yeah, I think till my mom January, I has had a guess. way. Yeah, tentatively. Yeah. Okay, all right. So then after that, you'll be joining offline. Yeah. Once I'm back, I'll be joining up. Okay, great. Okay. Please prompt me when you do not understand something or if you have a query. Okay? Of course, yeah. All right. So for the offline students and for the online students, we are going to start with the conceptualization of this chapter now. Be ready with your text and your pen or a pencil. You don't have the book? फटाफट निकालो. आए भी लेट हो, जाना भी जल्दी है. Did you inform? नहीं, आने से पहले इन्फॉर्म करना होता है. Sure. अभी इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है. Okay. Before we start, I'll just introduce myself. I am Simran. I'm going to teach you VA. I'm the VA faculty here. Okay. Starting with jumbled paragraphs. So basically, जब भी कोई मुर्तजा, I hope you understand Hindi. Yeah, of course. Yeah. Okay. That of course was needed. Okay. Yeah. ओके. सो जब भी हम कोई स्टोरी रीड करते हैं या लिखते हैं या फिर ऐसे राइटिंग करते हैं, वट एवर टेक्स्ट वी राइट, तो उसमें स्टार्टिंग से हम वी इंट्रोड्यूस द टॉपिक हो या कॉन्सेप्ट हो या कोई कैरेक्टर हो, वी इंट्रोड्यूस दैट थिंग या पर्सन और प्लेस. ठीक है. उस इंट्रोडक्शन के बिना हम डायरेक्टली मेन चीज पे नहीं आते. मेन चीज जो होती है वो बीच में होती है. सो स्टार्टिंग में जो होता है दैट इज द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. लास्ट में जो होता है दैट इज द कंक्लूडिंग सेंटेंस. ठीक है. एंड इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ऑलवेज हैव टू हैव अ टॉपिक. सब्जेक्ट होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द हीरो और द एक्टर जो काम करता है या फिर जिसके बारे में सेंटेंस है, जिसके बारे में पैसेज है.
दैट इज द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ होल फ्रेज। वो चीज प्रोनाउन नहीं हो सकती, ठीक है, वो चीज प्रोनाउन नहीं हो सकती। तो अगर जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस में कहीं पे भी प्रोनाउन अगर हमें दिखा, बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्लू कि फर्स्ट सेंटेंस प्रोनाउन वाला नहीं होगा, ठीक है। अब जो भी प्रोनाउन हमें दिख रहा है, फॉर एग्जांपल एक 4 सेंटेंस में से सेकंड सेंटेंस में अगर ही है, या फिर थर्ड सेंटेंस में अगर दीज है, या फिर अगर फिफ्थ सेंटेंस में दैट है, या फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में ही है या शी है या दे है, व्हाटएवर। तो ये जितने भी प्रोनाउंस है, obviously these pronouns are the replacement of some subject। तो हमें उसका एंटीसीडेंट ढूंढना है। एंटीसीडेंट मतलब उसका बैकग्राउंड। तो प्रोनाउन इज नॉट द फर्स्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन। जब हमें वो मिल गया, एंटीसीडेंट मिल गया, दैट एंटीसीडेंट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट सेंटेंस। एम आई क्लियर? पहला क्लू समझ में आया? मूविंग अहेड, कंजंक्शंस। वेरी इजी। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। दे कैन ज्वाइन एनीथिंग। इट कैन बी वन वर्ड, इट कैन बी टू वर्ड्स, इट कैन बी टू फ्रेजेस, इट कैन बी टू कंप्लीट डिफरेंट आइडियाज। पर्पस कुछ भी हो सकता है। पर्पस कैन बी एक्सटेंशन, पर्पस कैन बी एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पर्पस कैन बी कॉन्ट्राडिक्टिंग, दो डिफरेंट आइडियाज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो पर्पस कैन बी एनीथिंग, बस ज्वाइन कर रहा है ना, अपना काम कर रहा है, दैट इज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन एकदम स्टार्टिंग में तो नहीं हो सकता। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पे कंजंक्शन है, तो मतलब दैट इज ज्वाइनिंग सम अदर पार्ट। यू हैव टू फाइंड दैट सम अदर पार्ट। अगर फॉर एग्जांपल सेंटेंस ए और ए सेंटेंस बी, सेंटेंस बी में अगर एक कंजंक्शन है, तो मतलब दिस सेंटेंस बी हैज टू कम आफ्टर समथिंग एल्स। इतना समझ में आया? दैट मीन्स सेंटेंस बी के एकदम पहले वाला जो सेंटेंस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट? दैट इज क्लू नंबर 2। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस दिए हैं। कॉन्ट्रडिक्टिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले कंजंक्शंस कौन से होते हैं, जस्ट गिव इट अ रीड। आई गिव यू सम टाइम, 2-3 minutes टू डू साइलेंट रीडिंग। ये रीड करो, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Everybody has written their names on the attendance sheet. कोई रह गया? ये पूरा रो बाकी है क्या?
बाहर done reading? Online students, have you read that? I hope yes. Okay. Kaviraj, Amar, Murtaza. ठीक है. Next part जो है that says dates. कभी कभी ये काम करता है, कभी कभी नहीं करता. Why I am saying that? Because sometimes क्या होता है कि जब कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जिसमें 4 सेंटेंस है और पूरा पैसेज जो पूरा पैराग्राफ जो है वो एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में है, तो उसमें ये इवेंट कब स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो वो प्रॉपर सीक्वेंस ईयर वाइज एक फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में 1973 ईयर दिया है और नेक्स्ट सेंटेंस में 1980 दिया है, तो वो उस हिसाब से सीक्वेंस वाइज तुम अरेंज कर सकते हो. समटाइम्स इट डजंट वर्क. व्हाई? क्योंकि बहुत सारे नॉवेल्स और मूवीज में देखा होगा कि पहले पास्ट दिखाते हैं या पहले प्रेजेंट दिखाते हैं, उसके बाद फ्लैशबैक में पास्ट दिखाते हैं. तो वो फ्लैशबैक वाला जो पार्ट है ना, you have to use your brain, लॉजिक यूज करना है, and then you have to connect the sentences. कि जरूरी नहीं है कि पास्ट वाला सेंटेंस पहले आए, फ्लैशबैक भी हो सकता है. तो पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट एज एन फ्लैशबैक एंड देन फ्यूचर, ऐसे भी हो सकता है, या फिर एंड में प्रेजेंट, वो भी हो सकता है. तो यहाँ पे वी आर, that is why this topic comes under VR, verbal reasoning. You are using your language skills along with reasoning, logical reasoning. ठीक है? Moving on to the next, abbreviations and surnames. I would say these are very similar to the first point जो pronoun and their antecedent वाला था. तो एब्रिवेशंस और सरनेम्स का एंटीसीडेंट ढूंढना है पहले, उसके बाद एब्रिवेशन वाला और सरनेम वाला सेंटेंस आएगा. और अगर नहीं है एंटीसीडेंट, दैट मींस यही मेन है, इसके बारे में ही है, तो इसको भी हम फर्स्ट ले सकते हैं. अगर एंटीसीडेंट नहीं दिया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिया ही होगा. डायरेक्टली लास्ट नेम से हम किसी को एड्रेस नहीं करते हैं, पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसका नाम पूरा बताते हैं, उसके बाद आउट ऑफ रिस्पेक्ट या फिर आउट ऑफ उसका डेजिग्नेशन हम लास्ट नेम यूज करते हैं, है ना? सेम वे फॉर एब्रिवेशंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, तो ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में आई वांट समबडी टू रीड दिस फॉर मी. या, कैन यू रीड दिस 6th पॉइंट फॉर मी? Do not assume that an introductory sentence will always start the paragraph, that a concluding sentence will always end the paragraph. You will have to read the other sentences to ensure that the introductory sentence is actually introducing the matter contained in the remaining statements. You must do the same exercise to place concluding sentences. This is important because there can be more than one introductory or concluding sentences in a paragraph. हाँ, ये लास्ट वाला लाइन अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर कैन बी मोर देन वन इंट्रोडक्टरी, देयर कैन बी मोर देन वन इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटेंसेस है ABCD, मान लो सेंटेंस सी में किसी सेंटेंस सी में कुछ कंक्लूजन दिया है, मतलब इफ इट इज स्टार्टिंग विद हेंस और दस, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस सी विल बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ द होल पैसेज. दिस सेंटेंस कैन बी द कंक्लूजन और कैन बी द एंडिंग पार्ट, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ जस्ट वन सेंटेंस अबव इट. जरूरी नहीं है कि वो पूरे पैसेज का ही लास्ट पार्ट हो. समझ में आया? किसी को कोई क्वेरी यहाँ पे? नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, we'll do this in exam question नंबर 9. जब हम 9th करेंगे तब हम देखेंगे ये. हाँ,
यहां से एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाते हैं। एक रूल जो इसमें नहीं दिया है वो लिख लो। ये एक उल्टा ट्राइंगल है। उसमें क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट अ टॉपिक, यू डोंट स्टार्ट विथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, या फिर सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली उसके डेटा पे नहीं जाएंगे, या फिर डायरेक्टली एक पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं करेंगे, या फिर डायरेक्टली एग्जाम्पल पोज या साइट नहीं करेंगे। वील फर्स्ट टॉक अबाउट द ओवरऑल अम्ब्रेला इंफॉर्मेशन, ओवरऑल जनरल इंफॉर्मेशन। सो जेनेरिक इंफॉर्मेशन पहले आएगी, नैरोइंग इट डाउन ग्रेजुअली टुवर्ड्स द मोर स्पेसिफिक फॉर्म। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन अगर है तो वो सेंटेंस पहले आएगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस बाद में आएगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। डिड वी अंडरस्टैंड द रूल्स? साइड पे कितने रूल्स हैं? ये 6-7 रूल्स हैं। सारे रूल्स साइड पे कहीं पे लिख लो Ma'am, इन कीवर्ड्स। यस, ma'am, can you explain the last rule again? द The one that जनरल टू you said स्पेसिफिक it's वन यू आर आस्किंग? yeah, the one you said which is not mentioned in the like Okay, PDF. okay. So the last rule that I mentioned is about general to specific. What it means, इन 4 sentences, अगर किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन बहुत जेनेरिक दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन्ड है, then that sentence will automatically will come ahead, वो पहले आएगा। और किसी सेंटेंस में मान लो कोई स्पेसिफिक फिगर दिया है या डेटा इंफॉर्मेशन दिया है, या फिर किसी सेंटेंस में कंपैरिजन दिया है, तो वो पहले नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। गॉट इट? Yes, thank you. या, हैव यू मेड द नोट्स एवरीबॉडी? एक बार नोट्स बना लो, सारे रूल्स को कीवर्ड्स में लिख लो साइड पे कहीं पे, देन वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। जो 7th रूल है एग्जाम्पल वाला, दैट कैन कम अंडर द जनरल टू स्पेसिफिक रूल ओनली, क्योंकि यहाँ लिखा ही है एग्जाम्पल्स फॉलो द पॉइंट दे आर ट्राइंग टू मेक। तो पहले पॉइंट आएगा, उसके बाद, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है वो कभी भी जेनेरिक नहीं होता। इट इज ऑब्वियसली यू पिक सम नेम ऑफ द कंट्री, या फिर यू पिक अ कैरेक्टर, या फिर अ पर्सनालिटी, या फिर कोई डेटा। देयर हैज टू बी समथिंग जिसको यूज करके तुम एज एन एग्जाम्पल पोज कर रहे हो, सो दैट एग्जाम्पल बिकम्स स्पेसिफिक। तो उसके पहले वाला जो इंफॉर्मेशन होगा जेनेरिक वाला, जिसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल बाद में आएगा, और जो मेन पॉइंट है वो पहले आएगा। ठीक है,
ठीक है, नोट्स बना लिए सबने? ओके, नाउ पैराजम्बल्स टॉपिक के अंडर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम. एक टाइप होता है जिसमें 4 सेंटेंस होते हैं और उन 4 सेंटेंसेस को हमें विदाउट एनी क्लू ऑर्डर में प्लेस करना होता है. 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 या 5 ऑप्शन दिए होंगे. यू हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. ठीक है, बेस्ड ऑन दीज टेक्निक्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड. दूसरा टाइप का एक्सरसाइज होता है जिसमें देयर आर 6 सेंटेंसेस. सो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 दिया होगा और बीच के जो सेंटेंसेस है उसको सीक्वेंस करना होगा. तो इनिशियल सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑलरेडी मेंशन्ड है, बीच के 4 सीक्वेंस करने हैं. ठीक है, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, आई थिंक देयर आर हाउ मेनी 13 एग्जांपल्स है. ये सारे ही फर्स्ट कैटेगरी के हैं, मतलब इसमें इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं दिया है, चारों ही जम्बल्ड है. फर्स्ट वाला सॉल्व करने की ट्राई करो. Or you want me to let's do the first one together and then second onwards we'll solve individually. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में दिया है thus begins the search for relief, painkillers, ice, yoga, herbs, even surgery. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अननोन है, बहुत अब्रप्ट है ये सेंटेंस. क्यों? क्योंकि 10 सबसे पहले तो नहीं आएगा, दैट इज क्लू नंबर 1. दूसरा, सर्च फॉर रिलीफ, रिलीफ ऑफ व्हाट, वो तो मेंशन्ड ही नहीं है, तो मे बी वो बाकी सेंटेंसेस में होगा एंड दैट इज व्हाई सेंटेंस ए पहले नहीं आएगा. इतना क्लियर हुआ? दूसरा, मोस्ट कंप्यूटर यूजर्स डेवलप disorders because they ignore warnings like tingling fingers, a numb hand or a sore shoulder. तो इस सेंटेंस में एक प्रोनाउन है पर उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सेम सेंटेंस में है, तो कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें. ठीक है, तो ये एक बार इसको हम स्टैंड बाय पे रखते हैं कि ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्योंकि मेन टॉपिक हमें शायद मिल गया. बट देन स्टिल वील गो अलोंग. दे कीप पॉइंटिंग एंड ड्रैगिंग, अभी इस सेंटेंस में ऑलरेडी दे आ गया तो ये तो पहले नहीं आएगा. बट क्योर्स आर इल्यूसिव, यहाँ पे क्योर की बात की है डी में और ए में रिलीफ की बात की है, तो रिलीफ पहले आता है कि क्योर पहले आता है? ठीक है, we'll figure that out. सबके इस पे सब्जेक्टिव आंसर्स आ रहे हैं. ए और डी को साइड पे रख के बी और सी में से पहले क्या आएगा? बी पहले आएगा. बी के तुरंत बाद क्या आएगा? ए सी डी. सी का पूरा सेंटेंस रीड करो एंड देन टेल मी सी के इमीडिएट बाद डी आना चाहिए कि ए आना चाहिए. यू पीपल रीड एंड टेल मी. श्योर? ये सोल्यूशन तो रीड नहीं किया? समझ आया? और यू वांट मी टू एक्सप्लेन? आया समझ ऑनलाइन में? इज देयर एनी क्वेरी इन दिस वन? अगर डाउट है तो एक बार ये सोल्यूशन रीड करो, फिर भी अगर नहीं समझ आया देन आई एक्सप्लेन. कौन से सेंटेंस में दिया? इल्यूसिव, इंक्लूसिव ऑफ ऑल. अगर पैराग्राफ में बिठाएंगे तो देखें कि पहले हमको 3-4 क्योर तो दे रखे हैं बट फिर उसमें लिखा है क्योर जरूरी. See, elude comes from the verb, elusive comes from the verb elude. Elude and include both are different. But cures are elusive because repetitive stress injuries present a bag of ills that often defy easy diagnosis. मतलब जो क्योर है वो आसानी से पाया नहीं जाता है, but then still it is curable. Elude का original meaning is to run away. So this is a figurative meaning used here. ठीक है, समझ आया फर्स्ट वाला? ऑनलाइन में
Shall we move on to the second one? Okay. Second वाला एक काम करो, 2, 3, 4, 5 सॉल्व करो. Once you're done, we will discuss. ठीक है? ऑल्सो अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई भी न्यू वर्ड लग रहा है या एक्स्ट्रा वोकैबुलरी लग रही है, फोन निकाल के डिक्शनरी खोल के फाइंड आउट द मीनिंग, थोड़ा सा काम खुद भी करो. ठीक है? कीप अ पॉकेट डिक्शनरी विद यू. फोन में ऑफलाइन डिक्शनरी इंस्टॉल करके रखो.
हो गया, फिफ्थ भी हो गया, सबका हो गया 5 तक ऑनलाइन में, बाकी किसी का? ठीक है, ओके। सेकंड वाला थोड़ा सा लेंदी लग रहा है मुझे, बड़े बड़े सेंटेंसेस है। ओके, ये तो पहले नहीं होगा। It is generally thought to be concerned with Lemuel Gulliver's adventure in, okay, ये मुझे कुछ इंट्रोडक्टरी लग रहा है, नया नाम आया है। फिर ये सेम नाम यहाँ पे भी है, ठीक है। ये इट, हाँ, डी होगा। एक मिनट, डी कैसे होगा? बी होगा स्टार्टिंग, डी होगा कि बी होगा? हाँ सॉरी, डी है। उसके बाद बी, उसके बाद ए, सी। this however is a supreme irony since it overlooks the fact that this is one of the most coruscating satires on morals and behavior ever written. It anticipated many current debates in law, philosophy. It still stands one of the ए के बाद ई होगा। सी, अगर सेंटेंस ई नहीं दिया होता तो ए के बाद सी हम ले सकते थे क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है, लेकिन E is the immediate continuation of A and then will come C. ठीक है, ओके। थर्ड वन, Ma'am, यस, I still don't understand how E will come before C. I think it should be D B A C E. डिड यू रीड द सोल्यूशन वंस? I did, but I did not understand ओके, because I feel like E is more like a concluding statement more than okay, C we'll is. look at the solution here. A qualifies statement B by showing how the book's nature is misunderstood. Whatever is mentioned in B, A उसका contradictory है, ठीक है। Statement D continues the idea about it being a satire, so it should follow A. Let's look at A once. Supreme irony, most coruscating satire, और उसका continuation E में दिया है। Can you see what did I underline? One of the great and timeless satires of all time. A का direct continuation समझ में आया? Yes. Yes. Third one. चलो बताओ इसका क्या क्या बी दिया है, बी पहले क्यों होगा ये बताओ। हाँ, उसके बाद बी ए सी डी दिया है, बट डिड यू अंडरस्टैंड? कोई डाउट है किसी को इसमें? यू वांट मी टू, डाउट है ऑनलाइन में? किसी को कोई डाउट है थर्ड वाले में? दिस वाज वेरी सिंपल, ठीक है। फोर्थ,
माय बैड। कौन सा पेज नंबर था? 79। ठीक है। यस। ये डेफिनेटली पहले नहीं आएगा। दिस इज सम कंपैरिजन, और द कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं किया है, बट कंपैरिजन का बेसिस मेंशन कर दिया है यहाँ पे, तो ए पहले नहीं आएगा। While the problems are often easy to recognize, कौन सी प्रॉब्लम्स, ये डी भी पहले नहीं आएगा। बी, name a natural problem and someone will almost certainly find a way to blame it on advertising. The era of modern consumerism sparks endless debates about, ठीक है, इसके बाद ये आएगा, ये आना चाहिए था, बी के बाद ए, इसके बाद सी और फिर सी पहले क्यों नहीं आ सकता? The era of modern consumerism sparks endless debates over proposals to restrict advertising to children or require specific types of information in ads for cigarettes and liquor. एक जो सी, एक सेकेंड, एक क्वेरी पहले खत्म कर लूं। सी वाले सेंटेंस में there are a lot of things mentioned with different examples, तो वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा बिकॉज इट्स नॉट वेरी जेनरिक, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस है उसमें, तो वो सी पहले नहीं आएगा। ठीक है, बी, बी के बाद ए आएगा, ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा। सो ओके, इग्नोर दिस, बी ए सी डी। ऑनलाइन वाले, इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ वर्ड आई एम राइटिंग, ऑब्वियसली आई हैव अ बैड हैंड राइटिंग, बट प्लीज लेट मी नो जो नहीं समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला, फिफ्थ, दिस इज ऑल्सो इजी, ये भी इजी है। इसमें क्या समझ में नहीं आया? सी बी डी ए, no less than the spread of learning was amplified and accelerated by the invention of printing. ठीक है, consequently, ठीक है, the student was dependent on the reading and expounding of the text in the university schools. The situation was erased. नहीं, पहले बी आएगा ना, पहले बी आएगा, उसके बाद सी, बी, ए डी है कि डी है? डी आएगा पहले, डी आएगा पहले। ठीक है, कोई डाउट इसमें? बी पहले क्यों नहीं आएगा ऐसा? In the 13th century, the majority of the students could not afford to buy copies of the texts they study. Okay. Could not afford to buy in the 13th century. ये दो चीजों, इन दो चीजों से ऐसा लग सकता है कि maybe this is the introduction and maybe this is the timeline beginning. That is why this will come first. However, at least not without great sacrifice because of high cost of manuscripts. तो ये जो पार्ट है, अगर ऐसा लगे कि ये पहले आएगा, सो एक ये ट्रिक जो मैंने पहले मेंशन नहीं की, एक ये रूल ऐड कर दो कि फर्स्ट इंस्टेंस में पहले कभी भी फर्स्ट या लास्ट या बीच का सेंटेंस नहीं चूज करना है। और ये भी रूल होता है कि जरूरी नहीं है कि यू हैव टू फिगर आउट द फर्स्ट सेंटेंस पहले। किसी भी पैसेज के सीक्वेंसिंग में बीच के दो, फॉर एग्जांपल इसमें
बी और डी है, कोई दो सेंटेंस का कनेक्शन अगर समझ में आ गया, देन यू कैन फिगर आउट कि इसके बाद ये आएगा, दिस सेंटेंस विल फॉलो दिस सेंटेंस। तो वो बीच का भी हो सकता है, एंडिंग का भी हो सकता है, स्टार्टिंग का। पहले के दो सेंटेंस हो सकते हैं, बीच के दो सेंटेंस हो सकते हैं, लास्ट के दो सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्टैंड बाय पे रख सकते हैं सेंटेंस बी को। इसके अलावा वी विल रीड ऑल द अदर सेंटेंसेस। जो सेंटेंस सी है, द स्प्रेड ऑफ क्वांटिफिकेशन नो लेस देन द स्प्रेड ऑफ लर्निंग वाज एम्प्लीफाइड एंड एक्सेलरेटेड बाय द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। तो ये जो है, दिस इज द बेसिस, इसका कॉन्सिक्वेंस बताया है बी में, या फिर उसका इंस्टेंस बताया है बी में। दैट इज वाई बी विल नॉट कम फर्स्ट एंड दैट इज वाई सी विल कम फर्स्ट। मन में आया? एंड देन डी एंड देन ए। ठीक है, इसके आगे किसी ने सॉल्व किया है? कितने किए? 10? 10 तक सॉल्व कर लो। कितना हुआ है तुम लोग का? 8। आगे करो। क्या ट्यूशन है?
ऑनलाइन कितना हुआ? देव, how many have you done? Which question are you at? Murtaza, Kaviraj, Amar, either let me know in the chat or tell me verbally. Ninth, okay. Seventh, okay. Eighth, 10th, okay. Kaviraj, you're completed with 10th, okay. Now start with the main exercise. Page number 83 पे type 1 exercise दिया है ना Kaviraj? You can start with that. I'm still doing the 10th one. You are doing the 10th one, okay. यहाँ offline में how many you are done with the 10th one? 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए? Done? Type 1 start कर दो. हो रहा है? Sure? We'll start with the type 1 exercise at 8:05. ठीक है? 3 more minutes. Finish the example till 10 and then we'll start with the main exercise. मीनिंग ही समझ में, कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आया या फिर सीक्वेंसिंग? अच्छा, सो इफ डिटरमिनेंट ए पहले नहीं आएगा. सी, यहाँ पे लिखा है मेनी फिलोसोफर्स होल्ड, मतलब ये एक क्लेम है, किसी ने कुछ बोला है, किसी का ओपिनियन साइट किया है, ठीक है. और यहाँ पे मेनी फिलोसोफर्स है, तो मेनी फिलोसोफर्स ऐसा लग सकता है कि दिस इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट, बट ये जेनेरिक नहीं है, दिस इज साइटिंग समथिंग. तो ये इट इज एन एग्जाम्पल और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग. तो किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है? दिस टर्म, एंड दिस टर्म इज मेंशन्ड इन सेंटेंस बी. यही सेम टर्म सेंटेंस डी में भी है, ठीक है. बट ये जो बी वाला सेंटेंस है, दिस इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन. क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना. क्वेश्चन मार्क CEBDA. C. Wouldn't our choices just be one more outcome determined by the past? This is a rhetorical question. इसका there's only one answer for this and that is the correct answer. Subjective answers नहीं है इसके. तो ये जो क्वेश्चन, rhetorical question पोज किया है, it is about what? क्या ये बिगिनिंग में आएगा या फिर किसी के बाद आएगा? ये फिगर दैट आउट. किसी के बाद आएगा. किसके बाद आएगा?
सेंटेंस डी में दिया है, अकॉर्डिंग टू determinism we can't just decide to disobey the immutable laws that govern the universe. तो इन बी सी डी ए को छोड़ दो, दिस इज द कंक्लूजन. बी सी डी में से मेन टॉपिक इसमें है, जिस सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो मेन टॉपिक नहीं है, तो कौन सा है? बी में, बी पहले आएगा. ज्यादा कम इंफॉर्मेशन सिवा देना. हाँ, बी सी डी एंड देन ए, पीछे गलत दिया है, सो दीज आंसर्स कैन डिफर. ठीक है. अच्छा, ई भी तो है. वी डिडंट लुक एट द ई सेंटेंस. आफ्टर ऑल, इफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इज completely determined by the past, how can our choices be free? ये लास्ट है, फर्स्ट तो नहीं. फर्स्ट तो नहीं होगा, लेकिन किसके बाद आएगा? फाइंड द इमीडिएट कनेक्शन. सी तो एक जनरल स्टेटमेंट है, तो उसके साथ आ सकता है, या तो बी के. According to we cannot just ये सी को जस्टिफाई कर रहा है, हम्म उसके बाद है. सी के बाद आएगा, तो इसलिए तुमने सी ई लिखा है. ये तो लास्ट में 3 मिस्टेक थी, तो फिर मैंने करेक्ट करके पीछे का था वो लिखा. चलो, वी विल डिस्कस दिस. टेन तक हो गया. ओके, नाउ मैं होमवर्क पहले ही बता देती हूँ. जो टाइप 1 एक्सरसाइज है उसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस हैं. टाइप 1 में जितना होगा हम क्लास में सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग विल बी गिवन एज होमवर्क. अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जाम्पल्स में हमने 10 तो यहाँ सॉल्व कर ही लिए हैं. बच्चे कुछ 2-3 जो हैं वो भी होमवर्क में कर लेना. ना समझ में आए तो सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन रीड करना. फिर भी अगर ना समझ में आए तो मुझे पूछ लेना इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर नहीं वेट हो रहा है तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना. नंबर नहीं है तो दुर्गेश सर से मेरा नंबर ले लेना. ठीक है. नाउ 10th तक हम डिस्कस करते हैं फटाफट, बहुत फटाफट करेंगे बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. फिफ्थ वन, नो, फिफ्थ वाला हो गया क्या बाकी है? हो गया. सिक्स्थ वन, तो जा ठीक है. डिड यू अंडरस्टैंड माय एनोटेशंस? सेंटेंस डी पहले नहीं आएगा क्योंकि उसमें प्रोनाउन है. अब दे क्या डिनोट करता है वो ऊपर हम रीड करेंगे. सेंटेंस ए में एक्रोनिम दिया है और कहीं भी एक्रोनिम नहीं दिया है, और सेंटेंस ए में ही एक्रोनिम के साथ उसका फुल फॉर्म भी मेंशन्ड है. दैट कैन बी पॉसिबली द फर्स्ट सेंटेंस, बट फिर भी हम बाकी के एक बार रीड करेंगे. बाकी के मतलब बी और सी, क्योंकि डी तो पहले नहीं आएगा, तो ए बी और सी हम एक बार फिर से रीड करेंगे. सेंटेंस बी और सी में से यहाँ पे एक डेट मेंशन किया है और दे आर टॉकिंग अबाउट सम इवेंट. सेंटेंस सी में एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात की है, मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है, तो सेंटेंस सी तो पहले नहीं आएगा. तो मतलब ए और बी में से पहले क्या आएगा? Matters have hardly improved since dialogue was broken off in early 1994. This sentence is talking about some event जो कि missing है, इसमें कुछ context missing है.
ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसके बाद कुछ आएगा इसीलिए कुछ मिसिंग लग रहा है। इसके बाद तो एक्सटेंशन में तो आएगा ही, बट इससे पहले भी कुछ आएगा, दैट इज व्हाई दैट सीम्स मिसिंग एंड अब्रप्ट, इसीलिए ये पहले नहीं आएगा। ठीक है, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है कि पहले क्या आएगा, नॉट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी टॉपिक में ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर चारों ऑप्शन में से कुछ समझ में नहीं आ रहा, पिक आउट द रॉन्ग आंसर्स। This is called elimination technique. This works best for everything. RC में भी काम आता है, vocabulary में भी काम आता है, grammar में भी काम आता है, इसमें भी काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर नहीं दिस वॉज तो वेरी इजी इनफैक्ट, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो ना समझ में आ रहा हो, जिसमें बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत सारे न्यू कैरेक्टर के नाम हो, ऐसी कोई प्लेस उठा कंट्री का नाम दे दिया जो पहले कभी नहीं सुनी, या फिर ऐसे कोई, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमरिज्म बहुत इजी टॉपिक है, उसके अलावा कोई ऐसा कोई इज्म आया है दैट यू नेवर हर्ड ऑफ, तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैंने बताया एलिमिनेशन का, ऑल्दो दिस वाज वेरी इजी। ABCD, इसमें कोई डाउट है किसी को ऑनलाइन? ACBD, चलो हाँ, ACBD, ठीक है, समझ आया क्यों? 7th, the two men marketed their goods aggressively. Okay, 2 men के नाम दिए हैं कहीं पे, एक ये दिया है, और ये प्लेस सेटिंग दिया है, टाइम एंड प्लेस दिया है बेसिकली। 3 years later, ओके, उसके किसी इवेंट के कंटिन्यूएशन में होगा डी इन 1978, ये भी टाइम है, तो पहले क्या आएगा? बी। 7th वाले में किसी को डाउट है? यू वांट मी टू इन्वेस्ट टाइम ऑन द 7th वन? यस, चलो ठीक है, बी पहले आएगा। द कंपनी बिगैन इन 90, इसको हम 1837 एक बार साइड पे लिख लेते हैं। ये पर्सन सोप मेकर, ठीक है, 2 लोगों के नाम दिए हैं, द टू मेन मार्केटेड देयर गुड्स, ठीक है, इसके बाद ये 37 के बाद 59, 79, तो पहले ऑब्वियसली यही आएगा, और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सीक्वेंशियल ही है, एक के बाद एक इवेंट्स बताए हैं, तो बी, ए, 3 भी हो सकता है। 3 years later the son of the co-founder initiated a सक्सेसफुल, तो यहाँ पे बी ए होगा कि बी डी होगा? बी ए होगा, ठीक है, आई हैवंट रेड, आई एम रिलाइंग ऑन यू पीपल, बी ए होगा यू वाला सेइंग, फिर ए के बाद क्या होगा? सी, हाँ, इज दिस द करेक्ट वन या फिर कुछ गड़बड़ है? मैंने रीड नहीं किया, आई एम रिलाइंग ऑन यू पीपल। BACDE, CED है, CED क्यों है देखते हैं एक बार। BACED, ओके, सी रीड करते हैं। ड्यूरिंग द American Civil War, PNG was a top supplier of soaps and candles to Union troops. 3 years later, the son of the co-founder initiated a successful national advertising campaign of the soap, which eventually led PNG to use national. Okay, the company developed. अच्छा, this is about the co-founder. ये कंपनी के बारे में है, तो ये ऑब्वियसली इसके बाद आएगा ना, समझ में आया? ठीक है, 8th वन, it was intersected by the road where a stone tablet
stuck into the heart of the wall proclaiming Inner Mongolia. It also presented an economic divide. Parts of Shangi have lower land use fees. Peasants in the area told me they prefer to farm the southern side of the wall. Okay. The Ming Wall still serves. ये तो पहले नहीं आएगा. Still serves a political purpose. ये ए और बी ये दोनों ही किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं कि ये हुआ, उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंस नहीं, कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं बेसिकली. तो वो कैरेक्टरिस्टिक पहले तो नहीं आएगा. तो सी और डी में से वी हैव टू डिसाइड कि पहले क्या आएगा. स्टिल सर्व्स मतलब इट हैज सम एंटीसीडेंट, इसका बैकग्राउंड कुछ है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी एलिमिनेट हो गया, तो सी पहले. और अगर हम सी पहले ले रहे हैं तो इग्नोरिंग द D1, ए और बी हम उसके मतलब आफ्टर सी कैन वी टेक इमीडिएटली ए और बी? यस और नो? यस. व्हाई? कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, मेन चीज पहले बताई, फिर उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक बताया. ठीक है, अब डी तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद आएगा कि पहले आएगा? रीड करो सेंटेंस एक बार. The main wall still serves a political purpose, making the border between the Shanxi and the Mongolia. Now my doubt is, why can't B come just after this? B, C, sorry, C, B you are saying. And why not C, D? ऐसा C, D दिया है and you are saying C, B होना चाहिए. The other C. Sorry, C, A दिया है, you are saying C, B होना चाहिए. Okay. It presents an economic divide because parts of Shangi have lower land use fees. Peasants in this area told me they prefer to farm the southern side of the wall. Okay. It was intersected by the road where a stone. Okay, ठीक है. तो सेंटेंस बी जो है, दिस इज ए और बी दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक टैंजिबल है देख सकते हो, या फिर कौन सा जो है जो फिगरेटिव है, जो टैंजिबल नहीं है. तो इसका सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ. अगर एक पर्सन की, अगर पैसेज एक पर्सन के बारे में है, तो पहले उस पर्सन के बारे में फर्स्ट सेंटेंस होगा, उसका नाम दिया होगा या फिर व्हाटएवर, उसके फैमिली के बारे में. सेकंड सेंटेंस उसका पर्सनालिटी ट्रेट पे होगा या फिर अपीयरेंस पे होगा? पहले पर्सनालिटी ट्रेट आएगा कि पहले अपीयरेंस आएगा? पहले अपीयरेंस आएगा, जो हम देख सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ए पहले और फिर बी बाद में. समझ में आया? 9th और 10th में किसी को डाउट? 10th वाला ठीक है. 10th वाले में बहुतों को डाउट है. बहुत डिफिकल्ट है क्या? ये पहले नहीं आएगा. We would be trapped by the past and free will would be an illusion. Find the connection between two sentences. जरूरी नहीं है कि वो पहला या लास्ट सेंटेंस ही हो, कोई भी दो सेंटेंस के बीच में कनेक्शन ढूंढो. अगर ए पहले नहीं आएगा तो ए से पहले क्या आएगा? फाइंड दैट आउट. डी. We can't just decide to disobey the immutable laws that govern the universe.
we would be trapped by the, अच्छा you are saying के A is the consequence of D. Okay. एक बार हम ये लिख लेते हैं. You are saying DA. In between something. Okay. Wouldn't our choices just be one more outcome determined by the past? So, sentence B, statement B is a question. Is it a rhetorical question या फिर इस क्वेश्चन का आंसर कहीं पे दिया है? देखो, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया है तो वो rhetorical नहीं है, तो उसका एक्सटेंशन है. और अगर आंसर नहीं दिया है दैट मीन्स इट इज rhetorical, और मेंशन करने की जरूरत नहीं, दैट मीन्स इट विल कम फर्स्ट. आंसर दिया है, नहीं दिया, wouldn't our choices just be, अगर नहीं दिया है तो वो पहले आएगा, solutions can be wrong sometimes, तो every time we don't have to rely on that. अभी के लिए हम B पहले लिख रहे हैं. Wouldn't our choices just be one more outcome determined by the past? Okay. Many philosophers hold that determinism is at odds with free will. ये एक simple statement है. So this is a claim by many philosophers. D में बोला है according to determinism we can't just decide to disobey the okay. तो C में क्या दिया है? ऑप्शन सेंटेंस C और D दोनों में ही इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में कुछ ना कुछ बताया है. एक सेंटेंस में प्रॉपर उसी का नाम लेते हुए बताया है कि व्हाट डज दैट मीन. दूसरे सेंटेंस में बताया है कि दूसरे लोगों के हिसाब से ये क्या होता है. दैट मीन्स किसी का ओपिनियन, राइट? तो किसी का ओपिनियन क्या पहले हो सकता है? ओपिनियन मतलब यू आर using it as a support of something. अगर डिबेट करते हैं या फिर persuasive writing पता होगा तुम लोग को, कुछ भी चीज बताने के लिए you cite examples to support your claim, to support your statement. तो जो argument होता है पहले वो आता है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स रखते हो, उसके बाद किसी के ओपिनियन या फिर किसी का क्लेम किया हुआ बताते हो. तो किसी का क्लेम किया हुआ ओपिनियन बाद में आएगा. ये समझ में आया? तो सी बाद में आएगा. किसके बाद में आएगा? फाइंड दैट आउट. दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस क्लेम इज अबाउट दिस. ठीक है? एंड दिस इज मेंशन्ड इन डी, विच इज द मीनिंग अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनिज्म. यहाँ पे कोई पर्सन मेंशन नहीं है, किसी का क्लेम नहीं है, किसी ग्रुप या कम्युनिटी या किसी पर्सनालिटी के बारे में नहीं है. ये एक टर्म है, उस टर्म का मीनिंग बताया है. कैन दिस बी द बिगिनिंग? इट कैन बी द बिगिनिंग. तो सम ऑफ यू आर सेइंग वी कैन पुट डी एज फर्स्ट. ठीक है, डी को पहले रखते हैं, बी को हटा के डी को पहले रखना है. ठीक है, डी के बाद सी, as we just discussed. No? हाँ, हाँ, D and A are together, right? No, वो तो हमने साइड पे रखा ना, दिस वाज नॉट द फाइनल. वो तो हमने ये डिस्कस किया कि ये इसका कॉन्सिक्वेंस है, बट क्या कॉन्सिक्वेंस डायरेक्टली बाद में आएगा कि ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट के बाद कॉन्सिक्वेंस आएगा? कॉन्सिक्वेंस तो बाद में आता है ना, एकदम बाद में आता है. सो इन दोनों का कंक्लूजन इज दिस. यस, सो डी सी, उसके बाद ए या डायरेक्टली आएगा या बीच में कुछ आएगा. ई वाला अभी तक हमने रीड नहीं किया है. लेट्स लुक एट दैट. आफ्टर ऑल, इफ एवरीथिंग दैट हैपेंस is completely determined by the past, how can our choices be free?
तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ए और ई कनेक्टेड हैं, ए किसी का कॉन्सिक्वेंस है और उसी कॉन्सिक्वेंस को ई में क्वेश्चन किया है, राइट? तो ए के बाद ई आएगा। नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि जो बी है, ये अजीब सा क्वेश्चन जो है बीच में, वो कहाँ आएगा? वो स्टार्टिंग में आएगा कि बीच में आएगा, कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, कहाँ है? लास्ट में तो नहीं आएगा, लास्ट में नहीं आएगा। तो डी से पहले आएगा कि यहाँ बीच में कहीं पे सी के बाद आएगा? You want me to erase this everything for better understanding? इसको हटाते कैसे? This will take a lot of time. ऐसे ही समझो। I think we had an option. चलो ठीक है, I'll figure that out later on. हाँ, क्या लग रहा है बी कहाँ आएगा? Would it have a choices just be one more outcome determined by the past? तो यहाँ पे भी choices determined by the past are outcomes determined by the past. सी के बाद आएगा, ई के बाद। ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन। After all, if everything that happens is completely determined by the past, how can our choices be free? Wouldn't our choices just be one more outcome determined by the past? No. No. Solution में क्या दिया है? Solution में तो E पहले दे दिया है। No, I think D पहले आएगा, उसके बाद C आएगा, मुझे ये लग रहा है, एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं सारे साथ में। I think this is the correct one. That's a good observation. Why not C first? क्योंकि किसी का क्लेम है और जिस चीज के बारे में क्लेम है उसका मीनिंग इस डी में दिया है। You see, then all the full sentence describe that how that change is true. So if we write the change first and then we describe the rest of the sentences. तो you are right. Rest of the sentences about the claim, but क्लेम पहले आएगा कि जिस चीज के बारे में क्लेम है उसका मीनिंग पहले आएगा। You are obviously going to introduce that particular topic and to not in against, to go in favor of that topic, you will put some claim. Claim पहले आएगा कि main topic पहले आएगा? I'm just asking that. What is this of it? But if we write a thing, then we describe that thing. Describing the claim and telling the meaning of that claim, different things, no? Description में additional information होता है, introduction में meaning में introduction होता है। ठीक है, इसको हम स्टैंड बाय पे रखते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आधा घंटा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आई वांटेड टू स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइज। नेवर माइंड, मेन एक्सरसाइज होमवर्क में कर लेना और बाकी के 3 जो बचे हैं वो भी होमवर्क में कर लेना। ठीक है,
Online students, you all can leave the meeting. If you have any query, stay and ask me. Okay, thank you. Okay. Bye. Bye. At least.